नमस्कार, मैं हूं अजय। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की, बीजेपी अध्यक्ष चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। जेपी नड्डा का बीजेपी अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है और इसी को लेकर इस वक्त जो बैठक हो रही है वो बेहद ही हाई लेवल मीटिंग है बीजेपी की, और इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस वक्त जेपी नड्डा। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, बैठक इस वक्त चल रही है, क्या बात चल रही है? सीएम योगी भी इसमें मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस समय बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़े बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल है। और यह बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कल बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने हैं, हालांकि नाम तो पहले तय है कि कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, और लेकिन चूंकि एक उनका अपना संवैधानिक प्रक्रिया है बीजेपी का, तो ऐसे में एक निर्वाचन प्रक्रिया की जाएगी और इसमें जो है जेपी नड्डा को माना जा रहा है कि वही अध्यक्ष पद पे आसीन रहेंगे, उन्हीं को चुना जाएगा, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी अपना जो तैयारी कर रही है उसको लेकर बैठक चल रही है। साथ ही इस बैठक में महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में देखा जाए तो सीएम योगी का डिमांड बहुत अधिक है चुनाव प्रचार के मद्देनजर। तो ऐसे में पार्टी जो है उनको कहां कहां महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल के तो अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के बैठक और इसमें सीएम योगी मौजूद, साथ ही दिल्ली चुनाव की तैयारी पर भी बातचीत, बता रहे थे हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से। रामपुर के सांसद आजम खां को राजस्व बोर्ड परिषद इलाहाबाद से बड़ा झटका लगा है। उन्हें दलितों की करीब 100 बीघा जमीन वापस करनी होगी। आजम खां पर आरोप है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में नियमों की अनदेखी कर जौहर ट्रस्ट के नाम जमीन करवा ली थी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी। राजस्व परिषद ने मुरादाबाद कमिश्नर के आदेश को भी खारिज कर दिया है और अब 100 बीघा जमीन वापस करने को कहा है आजम खां को। बलरामपुर में ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने सड़क हटाने गए रेल कर्मियों को खदेड़ दिया। ग्रामीणों के हंगामे के चलते रेल कर्मियों को जेसीबी मशीन लेकर वापस लौटना पड़ा। मामला कोतवाली देहात थाना इलाके के दुर्गापुर रेलवे क्रॉसिंग का है। यहां ग्रामीणों ने गलत तरीके से रेलवे क्रॉसिंग पार करने के लिए रोड बना लिया है। करीब 30 सालों से इसी रास्ते से 2 दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लोग जिला मुख्यालय तक पहुंचते हैं। बाढ़ के दिनों में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो यही एकमात्र रास्ता खुला होता है, और आज इस क्रॉसिंग को हटाने के लिए जब पहुंचे तो उन्हें गांव वालों ने खदेड़ दिया। लोग आते जाते हैं बलरामपुर जाने का, बलरामपुर झारखंडी से कौवापुर बीच में यही एक मेन रास्ता है जिससे लोग आते जाते थे, पैदल, मोटरसाइकिल, इसके अलावा खंभा गाड़ रखे थे। अब ये इसमें भी लिंक काट देना चाहते हैं जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी हो। कोई और दूसरी सड़क नहीं है जिससे बलरामपुर पहुंचा जा सके या गैजहवा रेलवे स्टेशन मुख्यालय पे पहुंचा जा सके। और गोरखपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जो काम 70 सालों से नहीं हुए उन्हें मोदी सरकार ने 6 साल में कर दिखाया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां सीएए की आड़ में सियासी रोटियां सेक रही हैं। मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने के बाद ही इस बात को कहा था, पहला 5 वर्ष विकास और गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं और इन कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से पूरा करेंगे। लेकिन ये दूसरा कार्यकाल मिला है जन आकांक्षाओं को, राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। जन आकांक्षा, राष्ट्रीय आकांक्षाएं क्या थी? आकांक्षाएं यही थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो। कश्मीर के अंदर धारा 370, जो कश्मीर की धारा 370 कांग्रेस ने छल और छद्म रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध के बावजूद
सीएए को लेकर आज खुद सुनील बंसल सड़क पर उतरे, जहां उन्होंने लखनऊ में होने वाली अमित शाह की रैली में लोगों को पहुंचने की अपील की है। कैंट के बाजार में हर दुकानों पर बीजेपी महामंत्री संगठन सुनील बंसल पहुंचे और लोगों के बीच जाकर उनसे सीएए पर समर्थन मांगा, रैली में पहुंचने का अनुरोध किया। बताएं कि बीजेपी ने संगठन के 6 क्षेत्रों के लिए 6 रैलियां करने का फैसला किया। भैया थोड़ा सा पीछे रहिए। 21 तारीख को सीएए के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बंगला बाजार कथा पार्क में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उस सभा के संबंध में आज हम सब माननीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में जनसंपर्क कर रहे हैं। और मंत्री मोहसिन रजा ने एक वीडियो जारी कर मुस्लिम महिलाओं से किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। लखनऊ के घंटाघर पर हो रहे प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं 21 को केंद्रीय गृह मंत्री के सामने अपनी बात रखें। हमारे समाज के लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा जो हताश दल हैं, निराश दल हैं, वो इस कानून के सहारे अपनी रोटी सेकना चाहते हैं और हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहनों को गुमराह करके फिर उन्हें एक बार सड़क पर लाइन पर लगाना चाहते हैं। पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले ने अपनी नई पार्टी बनाई है। अपनी पार्टी का नाम काशीराम बहुजन समाज पार्टी रखा है। माना जा रहा है कि मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के मकसद से सावित्रीबाई फुले ने एक रणनीति के तहत पार्टी का ये नाम रखा है। सावित्रीबाई फुले 2014 में बहराइच से बीजेपी की सांसद थी, लेकिन 2018 में बगावती तेवर दिखाते हुए पार्टी छोड़ दी और 2019 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ी, जिसमें हार का सामना करना पड़ा। अब जल्द ही कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया है और अब नई पार्टी उन्होंने बनाई है। भारत चल रहा है, देश का बहुसंख्यक समाज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। भारत के संविधान में दिए गए कानून बहुत बारीकी से खत्म किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में देश के बहुजन को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए और भारत को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए ही आज मैंने कांशीराम बहुजन समाज पार्टी बना करके और मैं आंदोलन करने जा रही हूँ। बस्ती जिले के 40 करोड़ रुपए के सड़क घोटाले में पीडब्ल्यूडी के एक्सियन आलोक रमन दोषी साबित हुए हैं। ये मामला साल 2017-18 और 2018-19 का है, जब बस्ती जिले में 300 से ज्यादा सड़कों के निर्माण के लिए रुपए दिए गए थे, लेकिन काम नहीं हुआ। स्थानीय विधायकों ने इसकी शिकायत शासन को की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गंभीरता से मामले की जांच कराई और आलोक रमन का नाम अब इसमें सामने आया है। इन 20 अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और बाकायदा ये एक गोपनीय जांच कराएगी, जिसमें पाया गया कि बस्ती और देवरिया मिलाकर लगभग 50 करोड़ रुपए का घपला हुआ। यानी जिस मद के लिए पैसा भेजा गया था उस मद में खर्च नहीं किया गया और बाकायदा दूसरी जगह इस पैसे को खर्च कर दिया गया, या तो फिर इन पैसों को बगैर भुगतान दिखाए ही, बगैर काम कराए ही इसका भुगतान कर लिया गया और बाकायदा बस्ती में अकेले 200 सड़कों के निर्माण में अनियमितता बरती गई है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और बड़ी खबर बदायूं से है, जहां पर रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। एक युवक की इसमें मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। ये खबर इस वक्त बदायूं से आ रही है। रोडवेज बस ने बाइक सवार को कुचला है। वजीरगंज थाना इलाके के एफएम हाईवे पर बनकोटा गांव के पास ये हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। लगातार रफ्तार का कहर सड़कों पर, हादसे में युवक की मौत हो गई है। रोडवेज बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भविष्य के भारत पर संघ का दृष्टिकोण विषय पर बरेली में आयोजित सेमिनार में संघ की राय रखी। इस मौके पर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया। इशारों में विपक्ष पर निशाना भी साधा। मोहन भागवत ने कहा कि हमने 2 बच्चों के कानून की बात नहीं कही थी, ये कहा था कि जनसंख्या समस्या भी है और साधन भी। इसका विचार कर एक नीति बनानी चाहिए।
और सबका मन बनाकर कानून बनाकर इसे लागू करना चाहिए। मुझे प्रश्न पूछा कि कितनी संतान हो। ये छपा है कि मैंने 2 बच्चों का कहा। मैंने ऐसे कहा ही नहीं। मैंने हमारे संघ का जो प्रस्ताव होगा जनसंख्या का, उसका बताया। मैंने कहा जनसंख्या एक समस्या भी है, जनसंख्या एक साधन भी बन सकती है, तो इसका विचार कर एक नीति बननी चाहिए। अभी सरकार की बनी है, जरा और विचार करके बननी चाहिए। सबका मन बनाना चाहिए उसके लिए, और बाद में वो लागू करनी चाहिए सब पर। हरदोई की हरियावा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में बने हथियार और हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए। पुलिस ने 2 देसी राइफल, 2 देसी बंदूक, 5 अवैध तमंचे, कारतूस और खोखा बरामद किए हैं। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने कहां और किसे ये हथियार सप्लाई किए हैं। भदोही के चावल व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शिव कुमार अग्रवाल अपने साथी प्रदीप दुबे पर 24 लाख रुपए का उसका बकाया था। वो उससे लगातार पैसे मांग रहा था। पैसे नहीं देने पड़े, इसलिए प्रदीप ने हत्या की साजिश रची। उसने अपने ड्राइवर और एक बदमाश को 2 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसमें 16 जनवरी को गोली मारकर व्यापारी की हत्या कर दी। और इसके मन में काफी लालच आ गया था। 3 ट्रक चावल आया हुआ था और इसने एक पिकअप खरीदी थी, तो ये काफ़ी पैसे से कमज़ोर था। तो इसे लगा कि इसकी हत्या करके और जो पैसा आया हुआ है, चूँकि माल ये देता था तो पैसे इसे ही मिलने थे, तो इसने 1-1 लाख रुपए दे करके अपने ड्राइवर को और एक जो उसका साथी था उसको मिल करके तब इसकी हत्या करवा दी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां दबंगों ने जलेबी की दुकान पर हंगामा कर दिया और खौलता तेल दुकानदार पर फेंक दिया, जिससे दुकानदार गंभीर रूप से झुलस गया। घटना कंधई बाजार की है, जहां 6 युवकों की दुकानदार से कहासुनी हुई थी और जब हलवाई ने युवक की शिकायत पुलिस से की तो उन्होंने हलवाई पर हमला कर दिया। नोएडा के गौरव चंदेल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने चिराग अग्रवाल से लूटी गई टियागो गाड़ी मसूरी थाना क्षेत्र के बेसलगढ़ी इलाके से बरामद कर ली है। 6 जनवरी को गौरव चंदेल की ग्रेटर नोएडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बदमाश उनकी कार लूटकर फरार हो गए थे और इस मामले में अब ये कामयाबी पुलिस को मिली है। और इस गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो आप देख सकते हैं। उस नंबर प्लेट पे जो नंबर प्लेट यहाँ लगी हुई है उस पे हरियाणा का नंबर लगा हुआ है, HR नंबर लगा हुआ है, जबकि इसका जो ओरिजिनल नंबर है जिससे इस गाड़ी की पूरी पहचान हुई कि ये गाड़ी चिराग की ही है, यहाँ आप देख सकते हैं विंडशील्ड पर ही लिखा हुआ है UP 14 EC 7074। इस गाड़ी की जो विंडशील्ड है इस पर लगे स्टिकर से इस बात की तस्दीक हो पाई कि ये गाड़ी चिराग अग्रवाल की है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत पता दिखाते हुए वहां से गाड़ी को उठाया और फिलहाल कविनगर थाने में खड़ी हुई है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका एक बार फिर से और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर यूपी में धमाका करने की फिराक में था आतंकी जलीस। बड़ा खुलासा हो रहा है। डॉक्टर बम के नाम से कुख्यात आतंकी जलीस अंसारी से पूछताछ में STF को कई अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी में रही शांति और CA को लेकर हो रहा वो काफी बेचैन था। डॉक्टर जलीस अंसारी मुंबई में मौजूद अपने क्लिनिक में बम बनाता था और मरीजों को देखने की आड़ में क्रश इंडिया मूवमेंट चलाता था। बताया कि जलीस अंसारी को STF ने कानपुर से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो पैरोल की अवधि पूरा करने के बाद नेपाल भागने की फिराक में था। तो यूपी में कई ब्लास्ट करने की फिराक में था जलीस। यूपी STF की बातचीत में पूछताछ में खुलासा हुआ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं जो लखनऊ से आ रही है। पुलिस पैरोल से भागने की कोशिश में था नेपाल। आतंकी जलीस
कई मामले इस पर चल रहे हैं और जब एसटीएफ ने, यूपी एसटीएफ ने उससे बातचीत की है तो कई खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से राम मंदिर पर, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद देश में कुछ नहीं हुआ, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, शांति रही, इस बात से ये बेचैन था और इसको बेचैनी सीईओ को लेकर के भी थी। तो यूपी में कई धमाके करने की ये फिराक में था और पुलिस की गिरफ्त में आया था, लेकिन पैरोल के दौरान ये भागने की कोशिश की थी, फिर से पकड़ा गया और अब जब पूछताछ की गई है तो इसने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। यूपी में इसकी बड़ी प्लानिंग थी, यूपी को दहलाने की। मुरादाबाद की आदर्श कॉलोनी में पुलिस ने रोजगार मेला लगाया है। ये मेला 2 दिनों तक चलेगा। दरअसल पहले ये इलाका कच्ची शराब के कारोबार के लिए बदनाम था। समय समय पर यूपी और दूसरे राज्यों की पुलिस यहां छापेमारी करती रहती थी, लेकिन अब यहां के युवाओं के पुनर्वास के लिए पुलिस ने बीड़ा उठाया है। पहले अवैध शराब के कारोबार को नष्ट किया है और अब यहां के लोगों को रोजगार दिलाने में जुटी है। पुलिस ने कई प्राइवेट कंपनियों, पीतल कारोबारियों, एनजीओ और स्कूलों से बात कर इनके लिए रोजगार का इंतजाम किया है। इससे यहां के लोग काफी खुश हैं। तो समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी ने जो पहल उठाई थी और यहाँ पर कच्ची शराब जो पूर्णतः रूप से बंद कर दी गई, उनमें कुछ लोग जो बेरोजगार हुए हैं और जो हमारे भातु समाज में बेरोजगारी फैली हुई है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अगर इन्हें ऑल्टरनेटिव जॉब इस तरह का न प्रोवाइड किया या वैकल्पिक रोजगार न दिया जाए तो इनका पुनर्वास या उत्थान पूर्ण रूप से हो पाना डिफ़िकल्ट होता। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पे जो मुरादाबाद में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ के जितने व्यापार मंडल है, यहाँ के जितने एक्सपोर्टर्स फर्म्स है, ट्रांसपोर्ट फर्म्स है और यहाँ के इवन स्कूल से भी बात करी गई कि हम लोग एक मुहिम चलाएं और ये जो आपराधिक गतिविधियों में जो अब तक लिप्त थे उनको एक बेटर लिविंग के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। मुरादाबाद पुलिस के अधिकारियों ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत इस कॉलोनी के जो लगभग युवा हैं, 300 से 350 युवाओं को बुलाया है पुलिस ने, उनके दस्तावेज चेक किए और निजी कंपनियों से बात की है कि वो वहां आवेदन करें, नौकरियां करें। इसको लेकर आज मुरादाबाद में जो आदर्श कॉलोनी है वहां पर एक कैंप लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद पुलिस के इस प्रयास से इस कॉलोनी के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सागर रस्तोगी के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। और कौशाम्बी में मिट्टी का टीला गिरने से एक लड़की की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हो गए। घर की पुताई के लिए मिट्टी निकालते वक्त कई महिलाएं और लड़कियां इसमें दब गईं। ग्रामीणों ने इन्हें बाहर निकाला। हादसे में 3 महिलाएं और एक लड़का गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बाराबंकी में शौचालय में रसोई बनाने का मामला सामने आने पर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। यहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत शासन से 12,000 रुपये लेकर बनाए गए शौचालय का उपयोग एक परिवार रसोई घर के रूप में कर रहा है। खबर मिलते ही आलाधिकारी उस ग्रामीण के घर पहुंचा तो देखा कि शौचालय में खाना बन रहा है। इसके बाद ग्रामीण से कारण पूछा गया और कहना था कि हमें अभी तक आवास नहीं मिला। तो ये थी खबरें अब तक की और आगे की खबरों के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी मेनका का। तो चलिए